नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आपको समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पुनः पेपर 6 से क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुए हैं और आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिंचाई साधनों को बताते हुए दक्ष सिंचाई की प्रमुख विधियों की चर्चा करें। एक बार पुनः आप लोग प्रश्न देख लें ध्यान से। प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिंचाई साधनों को बताते हुए दक्ष सिंचाई की प्रमुख विधियों की चर्चा करें। ये आज का आपका प्रश्न है और इसमें जो है दो बातें आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख सिंचाई साधन है उनकी चर्चा करनी है और फिर दूसरे भाग में ये कह रहा है कि जो दक्ष सिंचाई की विधियां हैं, कि मतलब जो बेहतर सिंचाई की वर्तमान में विधियां कौन सी हैं, आपको उनका उल्लेख करना है। तो यही आपके प्रश्न की डिमांड है। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा आप इंट्रो दे दीजिए, भूमिका बता दीजिए बहुत छोटी सी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% लोग कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में नियोजित हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। मतलब ये आप भूमिका में ये बता रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो कार्यशील जनसंख्या, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका 59.3% लोग जो है वो कहीं न कहीं कृषि पर ही निर्भर है। और क्योंकि कृषि पर इतनी बड़ी आबादी की निर्भरता है और कृषि का विकास कैसे होगा, तो उसके लिए एक उन्नत सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वही आप इसमें जो है अपनी भूमिका में बता दिए कि भाई कृषि प्रधान प्रदेश है तो सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है सिंचाई की कृषि के उपज के लिए। ये आपका भूमिका हो गया। अब फिर अपने प्रश्न की डिमांड पे आ जाइए। प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख सिंचाई के साधन क्या क्या हैं, तो वो बता दीजिए। तो जो सबसे पहला साधन है वो नलकूप है, दूसरा साधन है नहर, तीसरा कुआं, तालाब, झील एवं पोखरा। तो ये जो तीन साधन हैं ये उत्तर प्रदेश के सिंचाई के प्रमुख साधन है और इन्हीं से पूरे प्रदेश में सिंचाई होती है। अब अगले स्लाइड में हम जो है इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जो नलकूप है, नलकूप से प्रदेश की जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है प्रदेश में वो नलकूप के माध्यम से होती है। पीसीएस के प्रीलिम्स में आप लोगों ने कई बार इसको लगाया होगा, कई बार पूछा है। तो वही है कि सर्वाधिक सिंचाई करीब 73.4% भूभाग पर, मतलब ये सर्वाधिक सिंचाई है तो आप उसका प्रमाण दे रहे हैं। 73.4% भूभाग पर नलकूपों से सिंचाई हो रही है। अब इसका क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र में मेरठ, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़ आदि जिलों में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। मतलब नलकूप जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी कितनी भूमिका है, तो वो करीब करीब 74.3% उसकी भूमिका है। और इन क्षेत्रों में मैनपुरी, मेरठ, इटावा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़ आदि जो जिले हैं, यहाँ जो है नलकूपों के ही माध्यम से सिंचाई होती है। तो आपने नलकूप को बता दिया। फिर जो दूसरा प्रमुख साधन है वो है नहर। और नहरों के तहत प्रदेश के लगभग 15.1% भूभाग पर नहरों से सिंचाई होती है। प्रमुख जो नहर हैं वो पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी एवं निचली गंगा नहर, शारदा नहर आदि प्रमुख नहरें हैं। मतलब जो नहर से सिंचाई होती है वो 15.1% भूभाग पर होती है। और ये जो प्रमुख नहरें हैं पूर्वी यमुना, आप इनका उल्लेख कर दीजिए। ये आपका हो गया। और तीसरा जो है, अब आते हैं कुआं, तालाब, झील
एवं पोखरे की क्या व्यवस्था है, मतलब उसके तहत कितने प्रतिशत भूभाग में सिंचाई होती है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये आप देख लीजिए। तो करीब 9.2%, मतलब 9.2% भूभाग पर सिंचाई होती है। किससे होती है? कुओं, तालाब, झील एवं पोखरों से मिला करके। उत्तर प्रदेश में कुओं से सिंचाई की परंपरा बहुत पुरानी है। कुओं से पानी निकालने के लिए रहट एवं पंप आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो नलकूप की व्यवस्था है या जो नहरें हैं, नहरें तो चलिए मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक के समय से ही बनना शुरू हो गई थी, लेकिन ये जो आधुनिक पंप है, ये तो औद्योगिकरण की देन है, बहुत बाद की है। तो जो सबसे पहले सिंचाई, और कृषि के साक्ष्य तो हमारे ईसवी पूर्व से मिलते हैं, 700, 800, 900 ईसवी पूर्व से मिलते हैं। वो वहां जो सिंचाई होती थी, उन सिंचाई में जो सबसे बड़ी भूमिका होती थी वो कुओं की होती थी। और कुओं से जो पानी निकाला कैसे जाता था, तो रहट के द्वारा, मतलब एंशियंट हिस्ट्री में तो रहट ही प्रचलन में था। और जो है बाद में क्या होता है कि पंप आदि के द्वारा भी उससे जो है पानी निकाल के सिंचाई की जाती थी। तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। मतलब ये जो कुओं से जो सिंचाई होती है वो गंगा घाटी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त तालाबों, झीलों, पोखरों आदि से भी सिंचाई होती है। तो इस स्लाइड में आपने जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सिंचाई के साधन है, नलकूप, नहर, इन सब की चर्चा आप कर लेते हैं। अब आपके प्रश्न का एक पक्ष जो है वो पूरा हो जाता है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रश्न को वहां बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जनरली बच्चे करते क्या है कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो वो अगर पहले भाग को ही पढ़ करके लिखना शुरू कर देते तो उनका दूसरा छूट जाता है। या कुछ बच्चे अगर दूसरा पढ़ भी लेते हैं तो पहले पे ही इतना फोकस्ड हो जाते हैं, और कि दूसरा जो पार्ट होता है उसके लिए उनको समय कम मिलता है। तो ऐसी गलती आप वहां मुख्य परीक्षा में नहीं करिएगा, दोनों को बैलेंस लिखिएगा, क्योंकि दोनों पे नंबर एक तरीके से समान ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आप इतना बता के आ जाइएगा तो आपको वो 12 में जो है 8 नंबर दे देगा। आपको यहाँ से देगा 4, 4.5 नंबर ही। 4.5 नंबर जो अगला आपको मिलने वाला है वो प्रश्न के अगले भाग पे मिलेगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। और जो पहली बार मेंस देने जा रहे हैं उन बच्चों से तो खास सजेशन है उन बच्चों के लिए कि इसका जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग इससे जुड़िए, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने उत्तर को पीडीएफ में बना करके भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे, उसमें जो कमी है वो बता देंगे। तो इसको जरूर आप लोग इससे टेलीग्राम से जुड़िए। ये समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो इसको आप लोग देख लीजिए। हाँ, अब आगे आइए, तीसरा, दक्ष सिंचाई की प्रमुख विधियां। जो पार्ट का जो दूसरा पक्ष है उसमें पूछा गया ना कि दक्ष सिंचाई की प्रमुख विधियां क्या है, तो आप अब उसको बता दीजिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि दक्ष सिंचाई होती क्या है। भाई, दक्ष सिंचाई क्या है, आप उसकी चर्चा करिए। तो दक्ष सिंचाई से तात्पर्य जल का न्यूनतम उपयोग करते हुए अधिक अधिक से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई करने से है। इस विधि में जल की प्रत्येक बूंद का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। जो दक्ष सिंचाई की प्रणाली है इसमें वही है, चूंकि भाई पानी जो है वो मतलब अनलिमिटेड तो है नहीं, बहुत सीमित है, और धीरे धीरे क्या है, पानी की मात्रा घटती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और सारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, पानी जैसा अमूल्य चीज वो घट रहा है। तो उसी के संरक्षण के लिए, उसका समुचित प्रयोग के लिए सिंचाई में जो है वो दक्ष सिंचाई की प्रणाली को अपनाया गया है। वही इसमें कहा जा रहा है कि इसके तहत करना क्या है कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स की अवधारणा है कि मतलब
एक छोटे से बूंद से बहुत ज्यादा क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयास। मतलब एक बूंद भी जल का वो निरर्थक ना हो, उसका सार्थक प्रयास हो, वही है दक्ष सिंचाई। तो आपने दक्ष सिंचाई के बारे में बता दिया। अब इसमें जो है कौन कौन सी विधियां हैं वो आप देख लीजिए। नंबर 1 है स्प्रिंकलर फव्वारा विधि, दूसरा है ड्रिप सिंचाई, तीसरा है बॉर्डर सिंचाई, चौथा कुंड सिंचाई, पांचवा चेक बेसिन सिंचाई। ये जो 5 विधियां हैं आजकल ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसका खूब प्रयोग हो रहा है सिंचाई के साधनों के तहत। अब आइए आगे हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती है, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले स्प्रिंकलर विधि। इस विधि के तहत पानी को हवा में स्प्रे किया जाता है, जिससे जल धीरे धीरे पौधों की जड़ों को प्राप्त होता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पत्तियों पर जमे धूल कण धुल जाते हैं, जिससे पौधों को वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण में मदद मिलती है। ये फोटो देखिए, यही है स्प्रिंकलर विधि, फव्वारा विधि जिसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि फव्वारों के माध्यम से, देखिए जैसे ये फव्वारा है, ये आप देख रहे होंगे, ये सब पानी है, और ये जो है ये क्रॉप है, फसल है। तो फव्वारों के माध्यम से इसमें पानी को स्प्रे किया जा रहा है। और इसको स्प्रे करने से क्या होता है कि जो पानी है, जैसे वर्षा की बूंदें जब पेड़ पौधों पे पड़ती हैं तो उसमें जो धूल कण होते हैं वो गिर करके नीचे आ जाते हैं, वही इसमें होता है। और धूल कण यदि पत्तों से नीचे आ जाए तो पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण में ज्यादा मदद मिलती है। तो इसका दोहरा फायदा है, एक तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स की अवधारणा को भी ये साबित कर रहा है, और दूसरी चीज वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए भी ये पत्तियों को शुद्ध कर दे रहा है। तो यही है स्प्रिंकलर विधि। जो दूसरा है ड्रिप सिंचाई विधि। अब ड्रिप सिंचाई विधि में इस विधि द्वारा छिद्रयुक्त पाइप से जल को पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। यह विधि सब्जियों, फूलों, फलदार पौधों की सिंचाई के लिए बेहद उपयोगी है। मतलब ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि जो पाइप के माध्यम से, जैसे आप ये देखिए ड्रिप सिंचाई का है, आप फोटो देखिए, ये है ड्रिप सिंचाई विधि। और इसमें क्या है कि देखिए ये जो है ये पाइप है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये पाइप है, और ये क्रॉप है। तो इस पाइप में क्या है कि जगह जगह यहाँ ऐसे छेद है, इसमें छिद्र है यहाँ ऐसे, और यहीं से पानी रिस करके डायरेक्ट पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पानी की जितना पौधों की आवश्यकता होगी वो मिलेगी, इससे पानी वेस्ट नहीं होगा, और पौधों के जड़ों में ये डायरेक्ट जाएगा। तो एक तरीके से बहुत ही लाभदायक विधि है। तो यही है ड्रिप सिंचाई विधि, आप लोग इसको देख लीजिए। और इस विधि का जो प्रयोग सबसे ज्यादा होता है वो बागवानी फसलों के लिए होता है। सब्जियों फूलों में भी इसका खूब आजकल प्रयोग हो रहा है। तो आप जो है स्प्रिंकलर विधि और ड्रिप सिंचाई विधि को देख लिए। अब आगे देखिए, देखिए जो अगली विधि है वो बॉर्डर सिंचाई विधि है। और इस विधि के अंतर्गत खेत में ढाल के अनुरूप कई पट्टियां बनाई जाती हैं एवं पानी का स्रोत खेत की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे पानी पट्टियों के माध्यम से निचले क्षेत्र में चला जाता है। अब ये देखिए, ये आपका बॉर्डर सिंचाई विधि है। और यहां देखिए ये जो पट्टी आपको दिख रही होगी, जैसे ये देखिए एक पट्टी है, ये पट्टी है, और ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र, जैसे अगर ये सपोज करिए ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो यहां से पानी छोड़ा जाएगा और नीचे तक जो निचले क्षेत्र है, भाई पानी का जो जैसे ढाल होगा वैसे बहना शुरू करेगा। तो फिर पानी क्या होगा कि ऐसे बहना शुरू हो जाएगा, और ऊपर से नीचे ऐसे बहते हुए
वो पूरा खेत में पूरे पानी पहुंच जाएगा। और चूंकि पट्टियां बनी होती हैं, तो आवश्यकता जैसे ही पानी लगा के खेत भर गया, तो पट्टी पट्टी के माध्यम से एक तरीके से मेड़ जो होता है उसको बना करके पानी को स्टोर भी कर लेते हैं। तो यही है बॉर्डर सिंचाई विधि, जिसमें मुख्यतः होता क्या है कि जो खेत का सबसे ऊंचाई वाला जगह होता है, वहां पानी से नीचे की तरफ फ्लो कराया जाता है। यह है बॉर्डर सिंचाई विधि। अब चौथा जो है वो कुंड सिंचाई विधि है। इस विधि द्वारा उन खेतों की सिंचाई की जाती है जहां फसलें एक पंक्ति में बोई जाती हैं। इसके तहत छोटी छोटी नालियां बनाकर सिंचाई की जाती है, जैसे आलू की फसल की सिंचाई। देखिए कुंड सिंचाई में क्या कह रहा है कि उन खेतों की सिंचाई की जाती है जहां फसलें एक पंक्ति में बोई जाए, और इसके तहत छोटी छोटी नालियां बना करके सिंचाई की जाती हैं। अब इसका जो उदाहरण देखिए, फोटो में आप देखिए, चित्र में देखिए, जैसे ये देखिए, ये जो है ये सब फसल है, आप लोग को दिख रहा होगा। और और अब ये देखिए, ये सब फसलें बोई गई हैं, और ये जो है नालियां हैं, ये जो नीले से है, ये देखिए नाली है, और इसी में जो है पानी है। तो कुंड सिंचाई में होता क्या है कि जो ऊंचाई पे ये जो फसलें हैं, और यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो पानी रिस करके इन पौधों को प्राप्त भी हो जाता है, और पानी काफी समय तक यहाँ स्टोर भी रहता है। तो एक तरीके से जैसे आप देहात वहात में जब जाएंगे, जब आलू की फसल को देखेंगे, तो आलू की फसल में क्या होता है कि ऐसे मेड़ बना करके उसको बोया जाता है बीच में, और किनारे किनारे नालियां मतलब बनी होती हैं, और उसमें पानी को प्रवाहित करा दिया जाता है, उसमें पानी भर जाता है। मतलब ऐसे नहीं ड्रिप सिंचाई या बॉर्डर सिंचाई से आलू की फसल की खेती नहीं होती है, या इस तरीके के कोई भी है जो फसलें ऐसे होती हैं, उसमें कुंड सिंचाई ही की जाती है। और ये बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है सिंचाई की। तो मुझे ये विश्वास है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, इसलिए देखिए मैंने फोटो के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। जनरली आप लोग किताब में पढ़ते हैं और रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन अगर ये चित्र को आप देख लिए हैं तो आपको समझ में आएगा। और यदि आप चित्र में ये समझ रहे हैं कि बॉर्डर सिंचाई में क्या है, कुंड सिंचाई में क्या है, स्प्रिंकलर में क्या है, तो आप जो है वहां अपने शब्दों में मुख्य परीक्षा में लिख लेंगे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप यहाँ फोटो से समझ गए हैं चीजों को। तो ये है, फिर आगे आप लोग देख लीजिए। देखिए जो लास्ट है हमारा चेक बेसिन विधि। इस विधि के द्वारा खेत को ढाल के अनुरूप छोटे छोटे आयताकार या वर्गाकार टुकड़ों में बांटकर सिंचाई की जाती है। इसमें ये कह रहा है कि जो जो खेत है उसको ढाल के अनुरूप, जो ढाल है तो वहां वर्गाकार या आयताकार बना लेंगे, भूभाग को खेत में ही छोटा छोटा बना लेंगे, और ऊंचाई से भी पानी बॉर्डर जैसे बॉर्डर में होता है तो वैसे ही सिंचाई को मतलब पानी को नीचे प्रवाहित करेंगे। जैसे आप ये देख लीजिए, जैसे ये खेत है, तो ये देखिए ये एक तरीके से ऐसे ऐसे आपको आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ क्या है कि ऊंचाई से, अगर यहाँ ऊंचाई वाला ये सब क्षेत्र है, तो यहाँ से पानी जाएगा, फिर इसमें भरेगा, फिर एक समय के बाद यहाँ थोड़ा सा कर देंगे, खोल देंगे, पानी इसमें आ जाएगा, फिर जब ये भर जाएगा तो यहाँ से ऐसे खोल देंगे, पानी इसमें भरना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से बॉर्डर सिंचाई की जो प्रणाली है उसी का ये थोड़ा सा एडवांस रूप है, चेक बेसिन प्रणाली। और ये बेसिकली इसका जो उपयोग होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो आप इसकी चर्चा कर दीजिए। तो आज का जो हमारा उत्तर है वो यहीं तक था। आपने इसमें देखा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिंचाई साधन कौन कौन से हैं, और दक्ष सिंचाई प्रणाली की विधियां कौन कौन सी हैं। तो ये आपका आज का कंप्लीट हो गया। आगे भी आप लोग देख लीजिए कुछ जरूरी चीजें।
देखिए, अगर आपने मेरा पिछला क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें, इसे नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, बताइए। देखिए, ये प्रश्न आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसान है। देखिए, इसका एक पार्ट तो आसान है कि जलवायु परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें, ये सभी बता देंगे। लेकिन जब बात आएगी कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो होता क्या है कि उस समय भारत सरकार जो प्रयास कर रही होती है वही दिमाग में आता है। क्योंकि आप पढ़े नहीं रहते हैं, उत्तर प्रदेश भी भाई प्रदेश स्तर पे भी जो सरकारें हैं वो भी जलवायु से निपटने के लिए प्रयास कर रही हैं। और जलवायु एक ऐसा ऐसा टॉपिक है कि वो तो व्यक्ति से शुरू होना चाहिए। भाई व्यक्ति शुरू करे, फिर जिला शुरू हो, स्टेट शुरू करे, देश शुरू करे, और सभी देश मिलकर के यदि प्रयास करेंगे तभी उसका सही से निराकरण हो सकेगा। तो उत्तर प्रदेश भी बहुत सारे प्रयास कर रही हैं, जिसको मैंने बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में बनाया है, बहुत परिश्रम करके बनाया है। तो आप लोग देखिए, और ये बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक वीडियो है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।